बड़ी ही शानदार बात यहां पर बोली गई है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था तो बच्चे के द्वारा लिखा गया काफी डिटेल में, तो उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली। वो निंदा से इतना डरा हुआ है, उसके द्वारा अगर बाहर निकलकर घर से कहीं प्रिपरेशन करने के लिए जाना है तो वो ये बोल रहा है कि अगर मैं घर से प्रिपरेशन करने के लिए निकल गया, घर वालों से लड़कर, घर वाले भेजने के लिए तैयार नहीं है, और कल को अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले क्या बोलेंगे, गांव वाले क्या बोलेंगे कि घर वालों के पैसे बर्बाद कर कर वापस आ गया। तो इस हद तक भी लोग जो हैं वो निंदा से परेशान होते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही आप लोग अपनी लाइफ का एक ऐसा फेज देखना स्टार्ट कर देते हैं जो कि फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये आप लोगों के जो भी आप लोग किस तरीके से अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, अपने गोल को लेकर, अपने टारगेट को लेकर आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और स्टार्टिंग से ही आप लोग ये सोचने लगते हैं कि सामने वाले क्या बोलेंगे, और वो आप लोगों के माइंड पर इतना प्रेशर बन जाता है कि आप लोग अपना डिसीजन उसकी वजह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखिए आगे जो है ये बहुत छोटी चीज है, आगे इससे भी बड़ी बड़ी चीज होने वाली है। तो अगर आप लोग इसको भी नहीं सहन कर पा रहे हैं तो आप लोग वहीं पर ही रुक जाइए, बाहर मत जाइए, क्योंकि आप लोग आगे चलकर और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। ये चीजें टैकल करना सीखना पड़ेगा अगर इस दुनिया में रहना है। तो ये चीजों को आप लोग किस तरीके से अपने ऊपर हावी न होने दें, ये सीखना पड़ेगा अगर कोई गोल आप लोगों को अचीव करना है तो। और जब तक ये चीजें आप लोग नहीं सीखोगे तब तक इन्हीं चीजों में इंडल्ज रहोगे, अपनी एनर्जी को ऐसे वेस्ट करते रहोगे, और इससे भी खतरनाक चीज है कि अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाते रहोगे। तो जब तक आप लोग अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाते रहेंगे कि हमसे होगा या फिर नहीं होगा, तब तक लाइफ में आप लोग कुछ भी ढंग से अचीव नहीं कर पाओगे। इस झंझट से, इस जाल से बाहर निकलिए तो आप लोगों को एक सही रास्ता नजर आएगा। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये है कोऑपरेशन सी, जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए देखते हैं आज हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। पहले एक ओवरव्यू लेते हैं, इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये है आज के आर्टिकल्स आप लोगों के सामने। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा ताकि एक होलिस्टिक आप लोगों का टॉपिक यहां पर कवर हो जाए, और ताकि क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से पूछा जाए तो उसका आंसर आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, फिर से यहां पर मुरलीधरन के बारे में बात की जा रही है। तो मुरलीधरन जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन जिस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर ये इशू बना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग फोकस डालेंगे। तो आखिर क्या क्या चीजें यहां पर चल रही है। ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर, ये वाला जो आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, ये कोविड-19 के बारे में बात करें तो इन आर्टिकल के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा यहां पर कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है पाकिस्तान के बारे में है, वैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अपना मन हल्का कर लेंगे इसको डिस्कस करके। मतलब जब मैं पढ़ रहा था मैं ये सोच रहा था कि जो इंसान दूसरों के घर में आग लगाने की सोचता है ना, सबसे पहले उसके घर में आग लगती है। तो कुछ ऐसा माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसको देखेंगे, थोड़ा सा आर्टिकल थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, और फिर थोड़ा सा अपना आगे पढ़ाई करेंगे हम लोग स्टार्ट। साइड वाला छोटा सा आर्टिकल फिर से यूनाइटेड नेशन के बारे में यहां पर आया, कई बार मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। फिर से एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा जिससे कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें यूएन के बारे में कि यूएन के अंदर चल क्या रहा है, इंडिया क्या चाहता है, और आगे क्या एक्सपेक्टेशन यूएन से लगाई जा रही है। तो इस आर्टिकल के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। फ्राइडे को यहां पर ये बेसिकली जो जर्नलिस्ट होते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ये हमारे किसी काम का नहीं होते हैं। यहां पर ये जो कार्टून है इसको आप लोग देखिए, और अपना जो विचार है आप लोग के अंदर क्या भावनाएं आती है इस पिक्चर को देखकर वो जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर जो बात की जा रही है 40 से 50 शब्द में आप लोगों को यहां पर इसको एक्सप्लेन करना है। ये यहां पर लिखा हुआ है बी अवेयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और यहां पर लिखा हुआ है सीबीआई। ठीक है, तो क्या आप लोग इसे समझते हैं, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंट का कोई इंसिडेंट है जिसके ऊपर कार्टून आता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग यहां पर इसको एक्सप्लेन करना है। अगर खुद समझ में नहीं आता है, जो बच्चे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उनका एक बार पढ़ के आप लोग अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं, तभी चीजों को आप लोग ढंग से समझ पाएंगे। तो ये चीजें एक्सप्लेन जरूर कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक तरीके से बोलते नहीं, तिनका तिनके से ही चीजें आगे बढ़ती हैं, बूंद बूंद से ही पानी बढ़ता है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है और घड़ा बढ़ता है। तो यही चीजें हैं, थोड़ा लिखना स्टार्ट कीजिए, फिर चीजें आप लोग समझने लगेंगे। स्टार्ट इंडिया और यूएसए के साथ में ही करते हैं, फिर पाकिस्तान का मजा बीच में ले लेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पहले देखते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, सॉरी इंडिया और यूएसए के बीच में जो 2+2 डायलॉग होने वाला है उसके बारे में बात की जा रही है। आप लोग अगर थोड़ा सा लंबे समय से जो न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को 2+2 डायलॉग के बारे में मैंने पहले बताया, तो आज भी पूरा एक ओवरव्यू आप लोगों को यहां पर देकर चलूंगा, और थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहां पर ये समझिए कि आर्टिकल क्यों आया है, वो आप लोग समझेंगे तो तभी आप लोग यहां पर चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए रिसेंटली अभी यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं,
तो जो इलेक्शन होने वाले हैं यूएसए में, उसको ध्यान में रखते हुए यूएसए जो है अपनी कंट्री की गवर्नमेंट जो है यूएसए की, वो अपनी कंट्री की जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएसए जो है सबके साथ में अच्छे रिलेशन रखता है और जो यूएसए के दुश्मन है उनको टैकल करने की कोशिश करता है। वो सारी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो अभी रिसेंटली जो 2+2 डायलॉग है, अगर यहां पर ये प्रॉपर वे में आगे बढ़ता है और इंडिया को वो जो कराना चाहते हैं वो सारी चीजें करा पाते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में जो यूएसए के इलेक्शन होंगे ये उसमें यूएसए को पे ऑफ करेगा, यानी कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट बनेंगे नेक्स्ट उनको फायदा पहुंचाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं तो। आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? ऐसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी जनता, हमारी कंट्री का जो डायस्पोरा है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर रहता है, वो आज की डेट में यूएसए के उस प्रेसिडेंट को सपोर्ट करेगा जिसके साथ में इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं। तो इसलिए यहां पर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं ओनली, ये ऐसा पास्ट में दूसरी गवर्नमेंट के द्वारा भी किया गया है। जैसे 2016 की मैं आप लोगों को बात बताता हूं, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले थे तो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन कैरी। तो ये हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे उस टाइम पर, सुषमा स्वराज जी, जो कि आज के डेट में हमारे बीच में नहीं है। तो इनके द्वारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन किया गया, यानी कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पर इन दोनों के द्वारा बात की गई। और ये जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, ये आगे चलकर जिस यूएसए की वजह से हम लोगों ने साइन किया था वही यूएसए इसमें से बाहर निकल गया। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में आप लोग यहां पर याद रखिएगा कि हमारी कंट्री के द्वारा जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया गया था, ये यूएसए के प्रेशर में कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं, या फिर यूएसए ने कन्विंस किया था, ये शब्द ज्यादा बेटर होगा यूज करना, प्रेशर तो नहीं बोलेंगे, कन्विंस किया था हम लोग इसको साइन करें। तो यूएसए के द्वारा यहां पर एक प्रोमिस भी किया गया था कि यूएसए जो है यहां पर डेवलप कंट्रीज, खासकर यूएसए के साथ में डेवलप कंट्रीज सारी जो भी हैं, वो कमिटमेंट कर रहे थे कि 100 बिलियन का ये फंड यहां पर ईयर इकट्ठा करेंगे 2020 से, जिससे आने वाले टाइम पर उन कंट्रीज को दिया जाएगा ताकि जो कंट्री आज के डेट में गरीब है या फिर डेवलपिंग कंट्री है, ताकि उनको अपनी कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी या फिर क्लाइमेट एडेप्शन मेथड इंप्लीमेंट कर सके। मतलब क्या है? मतलब यहां पर यह कि जो डेवलप कंट्री है, यानी कि जो अमीर देश हैं, उनके द्वारा एक फंड का इजाद किया गया जिसको बोला गया ग्रीन क्लाइमेट फंड। याद रखिएगा, GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड। इस ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत यह बोला गया कि हम लोग आप लोगों को 100 बिलियन पर ईयर देंगे, यानी कि 100 बिलियन पर ईयर देंगे। ये बहुत ह्यूज मनी है जो कि आप लोगों को हेल्प करेगी ताकि आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी या फिर क्लाइमेट की वजह से जो आप लोगों को नुकसान पहुंच रहा है उसका सॉल्यूशन आप लोग लगा सकें। तो यूएसए ने भी इसका फुल सपोर्ट किया उस टाइम पर। चलिए समझ में आता है, चलिए अच्छी बात है, सपोर्ट किया। हम लोगों ने भी सोचा चलिए अच्छी बात है, सही डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं। तो प्राइस जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, तो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर यहां पर बराक ओबामा। तो बराक ओबामा जी के द्वारा यहां पर इंडिया को पुश किया गया कि इलेक्शन से पहले ही हम लोग इसको ज्वाइन कर लें, यानी कि 8 नवंबर को इनकी कंट्री में इलेक्शन थे, 8 नवंबर को जो डे था इलेक्शन का, उससे पहले ही हम लोग यहां पर इसको ज्वाइन कर लें। तो जो डेमोक्रेटिक जो नॉमिनी थी हिलेरी क्लिंटन, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं उनको इससे काफी फायदा हो रहा था। आज के डेट में जो बिड थी, ये आज के डेट में अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये जो नया जिस टाइम पर यहां पर ये माना जाता है कि काफी फायदा पहुंचेगा यहां पर इनको। और यहां पर इसी के साथ में जैसे हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया तो ये था कि जो इनके अपोजिट थे, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, उनके खिलाफ इनको कुछ ना कुछ बोलने को मिल जाएगा अगर इंडिया इसको ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी बोलते हैं कि वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकलेंगे। ये तब की बात है जब तक इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीत कर नहीं आए थे। तो इनडायरेक्ट वे में ये हिलेरी क्लिंटन थी डोनाल्ड ट्रंप के सामने। तो ये था कि कहीं ना कहीं जो इनकी जो डेमोक्रेट है उसको फायदा पहुंचेगा और रिपब्लिकन जो नॉमिनी डोनाल्ड ट्रंप थे उनको यहां पर नुकसान पहुंचेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी। तो देखिए, सबसे एक समझदारी वाली बात होती है ये कि अगर किसी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें से हम लोग को डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं है कौन जीत कर आएगा। किसी को नहीं लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आएगा वहां पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आ गया। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर वहां पर जीत कर आ गए इस तरीके से और हम लोगों ने डेमोक्रेट यानी कि ओबामा वाली पार्टी को सपोर्ट किया है, तो इसका मतलब यह कि आने वाले टाइम में हमारे जो रिलेशन कैसे हैं उसकी वजह से इंपैक्टेड हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को सोच समझकर स्टेप उठाने चाहिए। यहां पर कभी भी किसी भी कंट्री के अंदर उसके इलेक्शन में हम लोग को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर लेकिन हम लोगों ने कोई समझदारी नहीं दिखाई। हम लोगों ने क्या किया, इनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया। लास्ट जब यहां पर 2016 की बात की जा रही है और अक्टूबर 2 वो डेट थी यहां पर, जब यहां पर महात्मा गांधी जी के बर्थ जो डे था, उसमें हम लोगों ने बोला कि हम लोग पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिली। अब सेम जो हिस्ट्री है यहां पर रिपीट हो रही है, यानी कि जैसा पैटर्न आप लोगों को वहां पर देखने को मिला उस टाइम पर, वो आप लोगों को पता है कि 1 महीने बाद ही क्या हुआ, फिर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आ गए, ठीक है, मंथ लेटर यहां पर। और उनके द्वारा
2017 में जाकर जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किया था, और ये उससे बाहर निकल गए और इनके द्वारा बोला गया ये अनफेयर डील है, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जिस 100 बिलियन की बात की जा रही थी, इन्होंने बोला कि हम लोग क्यों पैसा दे भैया, यहां हम लोग क्यों इसमें फालतू में अपना पैसा बर्बाद करें। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, तो उनके द्वारा एक बिजनेसमैन के तरीके से सोचा गया और वो सारे प्रपोजल जो पहले यहां पर साइन किए गए थे बराक ओबामा के द्वारा, उनको सबको इनके द्वारा अपोजिट करना स्टार्ट कर दिया गया। तो इसीलिए कोई मतलब नहीं रहा उस टाइम पर हमारा किसी के साथ मिलकर काम करना, वो भी इस टाइम पर जब यहां पर इलेक्शन के 1-2 दिन बचे हुए, तो ये कोई सही तरीका नहीं होता है, तो इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो यूएस के जो सेक्रेटरी हैं मैक पेम्पियो, ये अब सेम हिस्ट्री यहां पर रिपीट हो रही है। ये फिर से अब यहां पर जैसे 2016 में कंडीशन थी, ये नेक्स्ट वीक हमारी कंट्री में आ रही है और हमारी कंट्री में आ रहे हैं। अब यहां पर जो फोकस रहेगा ये 2+2 डायलॉग पर रहेगा। अब यहां से मैं आप लोगों को 2+2 डायलॉग के बारे में बताता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर सकें, तभी आप लोग चीजों को आगे समझ पाएंगे। आइए थोड़ा सा इसके ऊपर नजर डालते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल के अंदर मत ढूंढिएगा, आर्टिकल के अंदर नहीं है, सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो यहां पर बात की जा रही है 2+2 यानी कि 2 और 2, 4 आदमी मिलेंगे। अब 4 आदमी क्या मिलेंगे वो समझिए। 4 आदमी मिलेंगे यहां पर, मान लीजिए इंडिया के 2 आदमी कौन रहेंगे, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर। तो हमारी कंट्री के 2 आदमी मिलेंगे। यूएसए की इसी तरीके से जो डिफेंस मिनिस्ट्री फॉरेन मिनिस्ट्री जिसके अंडर में होगी वो मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर ये 4 आदमी बात करेंगे मिनिस्ट्रियल लेवल पर। तो काफी इंपॉर्टेंट डायलॉग आप लोग इसको बोल सकते हैं, जहां पर जो मिनिस्ट्री है आपस में बात कर रही है। तो यहां पर ये जो फर्स्ट टाइम डायलॉग था ये इंडिया के अंदर देखने को मिला था। सेकंड टाइम जो डायलॉग यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिला, ये सेकंड टाइम लोग यूएसए के अंदर देखने को मिला। पहला 2018 में हुआ था इंडिया के अंदर, हालांकि काफी गहमा गहमी उस टाइम पर हुई थी। यहां पर बोला जा रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इतना प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, एक अलग ही माहौल बना हुआ था। फिर दूसरा यहां पर वॉशिंगटन के अंदर हुआ यानी कि यूएसए के अंदर। अब तीसरा फिर से इंडिया के अंदर होने वाला है। तो इसलिए मैक पेम्पियो जो है वो हमारी कंट्री की विजिट पर आ रहे हैं। तो यहां पर डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर मिलते हैं, या फिर इनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो भी यहां पर मिल सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर सेक्रेटरी का नाम लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां पर सेक्रेटरी लिखा हुआ है। सेक्रेटरी भी यहां पर ऑप्शन में है, काउंटर पार्ट दोनों कंट्री के मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन वाली बात है, इसलिए मैंने यहां पर इसको रेड में कर दिया है, तो याद रखना। 2+2 जो मिनिस्ट्रियल है यहां पर, ये हाईएस्ट लेवल के इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगी जब 2 कंट्री बात करती हैं। नॉर्मली अगर बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई लोग जाकर जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर चले गए, होम मिनिस्टर चले गए, डिफेंस मिनिस्टर चले गए, बात करें पर लेकिन 2 मिनिस्ट्री पैरेलल में बात कर रही है, तो इसको एक तरीके से हाईएस्ट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बोला गया है जब 2 कंट्रीज लेवल पर बात करती हैं। इंडिया जो है यहां पर ऑस्ट्रेलिया के साथ में यहां पर फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी लेवल की बात करती है, और जापान और यूएसए के साथ में हमारी कंट्री का 2+2 डायलॉग आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में यूएसए भी यहां पर मिनिस्ट्रियल डायलॉग देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ में। तो घुमा फिराकर 4 कंट्री आप लोगों के सामने यहां पर आ रही है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए। ये वही 4 कंट्री है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वाड के बारे में। क्वाड की भी अभी मीटिंग यहां पर टोक्यो के अंदर देखने को मिली। क्वाड में 4 कंट्री है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर क्या है, ये भी सारे जो फोकस दिए जा रहे हैं ये यूएसए के इस इलेक्शन से जस्ट थोड़ा पहले यहां पर इनको फोकस देकर चला जा रहा है। तो सोचिए अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतना फोकस दे रहे हैं इन सब चीजों में, और कल को डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप यहां से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर क्या कंडीशन बनेगी। तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, इसीलिए अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, चीजों को सोच समझकर हम लोग को आगे बढ़ना है। तो जो क्वाड है यहां पर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए मिलकर काम कर रहे हैं, ये काफी एक अलग माहौल यहां पर क्रिएट कर रहा है जिस तरीके से चाइना को टैकल करने की बात की जा रही है। क्योंकि यूएसए के जो लीडर हैं आज के दिन में वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि चाइना के साथ में हम लोग चाइना को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना जिस तरीके से शोषण कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, और जिस तरीके से जबरदस्ती यानी कि चाइना की जो हरकतें यहां पर चल रही हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए क्वाड ग्रुप हमारे द्वारा बनाया गया है। ये कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं यूएसए के जो सेक्रेटरी है मैक पेम्पियो। पर हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो साफ साफ ऑलरेडी बोल चुके हैं, जो संग्रीला डायलॉग हुआ था यहां पर सिंगापुर में 2018 में, उनके द्वारा बोला गया था अगर हम किसी भी ऐसे ग्रुप में जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी को टैकल करने के लिए वहां पर जा रहे हैं, तो किसी कंट्री के खिलाफ नहीं होगा। यानी कि मैक पेम्पियो जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि चाइना के खिलाफ हम लोग ग्रुप बना रहे हैं, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं वो किसी कंट्री के खिलाफ ऐसा कोई ग्रुप नहीं होगा। तो एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दोनों की स्टेटमेंट में। तो ये जो स्टेटमेंट है मैक पेम्पियो यहां पर इसलिए डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि उनको इलेक्शन में फायदा उठाना है इन सब स्टेटमेंट्स को देखा, इलेक्शन को पास में आ रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए इनके चक्कर में आकर हम लोगों को अपने पड़ोसी देश के साथ में रिलेशन कैसे रखने हैं, वो इनके साथ में रिलेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, वो हमारे लिए खतरनाक गेम साबित हो सकता है।
जैसे अगर आप लोग यहां पर बात करें इलेक्टोरल कैलकुलेशन के बारे में बात की जा रही है, अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप जो है और मैक पेम्पियो जो है ये हार जाते हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार जाती है, क्यों इनके पास में पोस्ट नहीं रहेगी, तो उस टाइम पर कल को अगर जीत कर डेमोक्रेट पार्टी आ जाती है, हिलेरी क्लिंटन या फिर इनकी साइड से जो बाइडेन, जो ये पार्टी के जो लीडर हैं वो जीत कर आ जाते हैं, तो वो हमारे साथ में कैसे रिएक्ट करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला यहां पर ह्यूस्टन में 2019 में और अहमदाबाद में 2020 में डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन सपोर्ट किया है, और यहां तक भी देखने को मिला कि अब की बार ये जिस तरीके से मोदी सरकार बोला जाता है, यहां पर बोला गया अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, यानी कि ट्रंप सरकार। तो इससे अगर ये हार जाते हैं और कल को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आती है, तो हमारे और यूएसए के इलेक्शन कैसे रहने वाले हैं, तो इस पर एक ह्यूज इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कितना हद तक वाजिब है, कितने हद तक सही है इस तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना, तो ये चीजें हम लोगों को कम से कम अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ये सही तरीका नहीं होता है। राइटर जो है बेसिकली यही फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में अगर बात करते हैं, एलएसी पे बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। मैरीटाइम स्फीयर में चाइना हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन वाली जो कंट्रीज हैं उनके साथ में चाइना काफी अच्छे रिलेशन रखता है। हमारी कंट्री के रिलेशन उसके साथ में ज्यादा अच्छे नहीं है, उसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इन सब में यूएसए हमारी हेल्प कर सकता है? तो देखिए, कुछ हद तक आप लोग बोल सकते हैं हाँ, और कुछ हद तक आप लोग बोल सकते हैं ना। पर लेकिन अगर ये सोचिए कल को डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं और जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जीत कर आते हैं और वो चाइना के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? यानी कि जिसके खिलाफ हम लोग ये मोर्चा खोलकर बैठ गए और गवर्नमेंट चेंज होते ही वहां पर पैटर्न चेंज हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे हम लोगों में? अभी मालाबार एक्साइज के बारे में आप लोग जानते हैं। मालाबार एक्साइज इंडिया और यूएसए के बीच में स्टार्ट हुई थी। इसमें जापान को ज्वाइन कर लिया गया बाद में चलकर, और अभी इसी महीने जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है उसमें ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट बनने वाला है। एक ऐसा टाइम था हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया था यहां पर इसका पार्ट बनने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के प्रेशर में आकर मना कर दिया था। आज ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट बनने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो आज की डेट में यूएसए के काफी बड़े अलाई हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस कर जाते हैं यूएसए के प्रेशर में आकर। पर इंडिया एक डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट कंट्री है। हम लोग क्या ऐसा ही अलाई बनकर रहना चाहते हैं यहां पर यूएसए का? इसी तरीके से जैसे रसिया आज के डेट में सेकेंडरी पार्ट बन गया चाइना का, तो क्या हम लोग भी यूएसए का सेकेंडरी पार्ट बनना चाहते हैं? तो ये चीजें हम लोग को थोड़ी समझनी पड़ेगी और थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहकर हम लोग को अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट मालाबार एक्सरसाइज कहां पर होने वाली है? ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में आप लोग को देखने को मिलेगी नेक्स्ट मंथ। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। अगर बात करें यहां पर इंडिया और यूएसए के बीच में, कई सारी बातें ऐसी हैं 2+2 डायलॉग में भी जिसमें क्लैरिटी नहीं है, काफी सारे कंफ्यूजन देखने को मिलते हैं। ईरान के इंपोर्ट को लेकर हालांकि हम लोगों ने यूएसए की बात मान ली है, पर H1B वीजा को लेकर ये अब तक हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हमारी कंट्री के जो लोग हैं वहां पर जो काम करने के लिए जाते हैं वो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं। इंडिया की जो टाई है रसिया के साथ में, उसके बारे में मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो इसको लेकर भी यूएसए जो है काफी गुस्सा रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता है S-400 एक मिसाइल सिस्टम है जो हम लोगों ने रसिया से खरीदा है। यूएसए जो स्टार्टिंग से इसके खिलाफ खड़ा रहा और उनके द्वारा हम लोगों को अकाउंट करने की कोशिश की गई। एक एक्ट है इनकी कंट्री में जिसको बोलते हैं यूएस काउंटर अमेरिका, यह है यहां पर यूएसए का जो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन है, जिसको यहां पर ये काटसा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि जो यूएसए के साथ में अच्छे रिलेशन रखता है, दूसरी भाषा में समझाता हूं, आप लोग मान लीजिए आप लोग मेरे दोस्त हैं, ठीक है, और मैं हूं यूएसए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को यह बोलूंगा कि जैसे आप लोग मेरे दोस्त हैं, मैं हूं यूएसए और यहां पर कोई तीसरा पार्टी है यहां पर सी, तो मैं बोलूंगा ये जैसे कि मान लीजिए मेरा दुश्मन है, तो आप लोग हो गए यहां पर, तो आप लोगों को इसके साथ में बात नहीं करनी है। रीजन क्या है? रीजन इसका यह क्योंकि ये मेरा दुश्मन है, तो जो चीजें आप लोग हमसे परचेज कर रहे हैं वो यहां से नहीं खरीदनी है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है अपनी पार्टनर कंट्री को इस एक्ट के थ्रू यूएसए के द्वारा। तो ये काफी खतरनाक एक तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर इंपैक्ट डालता है जो इंडिपेंडेंट अपने डिसीजन लेना पसंद करती है। इंडिया और यूएसए के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये अच्छी बात है, हम मिलकर काम कर सकते हैं। एलएसी के टाइम पर अगर बात करें तो यूएसए जो है वो यहां पर इमीडिएट नहीं लॉन्ग टर्म में हो सकता है हमारी हेल्प कर सके, पर लेकिन कितने लेवल पर वो हमारी हेल्प करेगा ये हम लोग को समझना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे चाइना के साथ में अगर हमारी लड़ाई होती है तो हमारी आर्मी ही वहां पर जाकर लड़ेगी, यूएसए अपनी आर्मी को नहीं भेजने वाला है। ठीक है, क्या करेगा? थोड़ा डिफेंस की सप्लाई बढ़ा सकता है हमारे लिए, वो सब चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो समझना हम लोगों को ही पड़ेगा। यूएसए अच्छी बात है कि यूएसए ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया, पर लेकिन एक हद तक ही प्रेशर बना सकता है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि उसको अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी तालिबान से बात करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए, तो वहां पर भी ये एक हद से ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। और हम लोग ऑलरेडी दो फ्रंट पर वार झेले हुए हैं, एक साइड में चाइना और दूसरी साइड में पाकिस्तान। तो हम लोग इसको कैसे लेकर चल रहे हैं तो ये हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अपनी कंट्री के डिसीजन हम लोग अपने हिसाब से लें, क्योंकि कल को अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे।
2+2 डायलॉग में कुछ और बातें हैं जो पास्ट का 2+2 डायलॉग वहां पर देखने को मिला था। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, आप लोगों से कोई पूछे किसके बीच में, तो इंडिया और यूएसए के बीच में टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज। ये ज्वाइंट ट्राई सर्विस का मतलब तीनों सर्विस, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों सर्विस मिलकर काम कर रही है। क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज के बारे में। तो टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज 2019 में स्टार्ट किया गया था, इसका फर्स्ट एडिशन, और ये इंडिया और यूएसए के बीच में ट्राई सर्विस ये एक तरीके की एक्सरसाइज है, यानी कि तीनों फोर्स, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों मिलकर काम करते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा ये नेवल एक्सरसाइज है, ये आर्मी एक्सरसाइज है, पर लेकिन यहां पर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। और ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के फील्ड में काम किया गया, यानी कि कल को अगर कोई सुनामी आती है तो किस तरीके से हम लोग उसके साथ में टैकल कर सकते हैं, ये बेसिकली ये फंडा है। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI यहां पर यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट के थ्रू न्यूयॉर्क यूएसए में लॉन्च किया गया सितंबर 2019 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इंडिया के अंदर में है, और यूएसए भी इसका पार्ट बन चुका है, तो इसलिए यहां पर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो इंडिया की जो जल शक्ति मंत्रालय है और यूएसए का जो यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे है, वो यहां पर टेक्निकल कोऑपरेशन में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से रिसोर्स को और अच्छे लेवल पर हम लोग मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये डिफेंस के फील्ड में हम लोग बात करेंगे। ये बात की जा रही है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स के बारे में, तो जिसको आईएसए के नाम से यहां पर बोला गया है। तो आईएसए जो है यहां पर इससे लेकर या जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये यहां पर कई सारी इंफॉर्मेशन इंडिया और यूएसए के बीच में शेयर करेगा। इंडिया और यूएसए एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे डिफेंस के फील्ड में। इसमें प्राइवेट प्लेयर का पार्ट नहीं होता है। अच्छी बात यहां पर यह कि कंट्री की गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है यहां पर कि यहां पर GSOMIA, तो यहां पर इसमें क्या रहेगी, दो कंट्री गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हमारी कंट्री में काम किया जाएगा। और इसका रिजल्ट अभी देखने को मिला, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जो बात की गई, ये बजट में अनाउंस किया गया 2018 में। तो इस तरीके से हम लोग आगे मिलकर काम भी कई फील्ड में कर रहे हैं, पर लेकिन बैलेंस बनाकर हम लोग को यहां पर रखना पड़ेगा, तभी चीजें जो हैं वो सही डायरेक्शन में हम लोग आगे लेकर चल पाएंगे। तो जो मैक्सिमम चीजें हैं मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा बताई है जो कि आर्टिकल के अंदर नहीं थी, क्योंकि ये डायमेंशन बताना आप लोगों को जरूरी था। जैसे कि ये जो तीनों स्लाइड हैं, ये वाली और ये वाली, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं। बाकी ओवरव्यू जो था वो आर्टिकल का मैंने आप लोगों को आर्टिकल के अंदर दिया। तो एक्स्ट्रा चीजें इसलिए बताता हूं ताकि अगर आंसर लिखना हो आप लोगों को तो अच्छे से उसको आप लोग लिख सके। तो ये चीजें आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा मजा ले लेते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जोक है, थोड़ा सा सीरियस मत लीजिएगा, हंसीएगा इसके ऊपर जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। कई सारे बच्चे कमेंट करने लगे सर आपने क्या दिखा दिया। देखिए अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर को अपना पार्ट जब डिक्लेयर किया गया और वहां पर आर्टिकल 370 को चेंज किया गया, तो पाकिस्तान ने गुस्से में हमारा पूरा जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो अपने अंदर ले लिया, अपने मैप में दिखा दिया। जब आप लोग सर्च करेंगे पाकिस्तान का मैप तो वो पूरा ये पोर्शन भी, यानी कि अब तक तो यहां पर इसी के ऊपर नजर रहती थी, अब ये पूरा पोर्शन बस चाइना वाला ये सर छोड़कर यहां पर जो चाइना के कंट्रोल में है, इन्होंने पूरा अपने मैप में यहां पर दिखा दिया। तो यानी कि ये वही बात होगी। आप लोगों को अगर बोलूं कि आप लोगों को मतलब एस्पिरेशन रखनी चाहिए लाइफ में कुछ अच्छा करने की, आप लोग आगे चलकर राज्य के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, आप लोग आगे चलकर मतलब कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग ये बोले हम पूरे विश्व को इंडिया बनाएंगे और इस पूरे विश्व का प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो ये हाइपोथेटिकल बात नहीं होगी यहां पर। तो पाकिस्तान कई बार ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता है, यानी कि सामने वाले कंट्री का पोर्शन अपने अंदर मैप में दिखाकर ये दिखा रहा है कि अब से तो पूरा कश्मीर हमारा है, अब तक तो हम लोग इसके लिए लड़ रहे थे बस, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, यानी कि वो कहते हैं ना कि जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, क्योंकि कुछ और भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वही कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो पाकिस्तान का ये जो अभी आप लोग यहां पर ये रंग देखने को मिल रहे हैं, तो इसको यहां से भूल जाइए, थोड़ा सा इसको आप लोग साइड में कर दीजिए, इसको हटा दीजिए यहां से। तो फिर मुझे वही सनी देओल वाला डायलॉग याद आता है, हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, ठीक है। तो डायलॉग दूसरा था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो ये बेसिकली कश्मीर वाले मुद्दे के बारे में बात की जा रही है कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, ओके। तो चलिए जो भी बात थी, अब थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल में बात की जा रही है पाकिस्तान का जो सिंध है, तो ये हमारा पोर्शन है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पाकिस्तान थोड़ा मजा ले लेता है, कभी कभी सोचकर अपने आप को खुश कर लेते हैं। कुछ अच्छी चीजें नहीं होते उन्हें कि जब कुछ अच्छी चीजें नहीं होते तो वो क्या करते हैं, इंडिया के साथ लड़ाई कर लेते हैं, उनको लगता है कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे तो प्रोडक्टिव काम कम ही करते हैं ये लोग। चलिए जो भी है जब भी कोई पाकिस्तान का आर्टिकल आता है ना, मुझे पाकिस्तान के जो कई सारे बच्चे हैं जो चैनल देखते हैं, मुझे उनकी याद आने लगती है। वो फिर कमेंट करते हैं कि सर ये सही नहीं है। काफ़ी अच्छा यार, काफ़ी सारे बच्चे देखते हैं पाकिस्तान से, तो कई सारे तो मेल भी करते हैं।
मेरा देखिए फिर से मैं वही बोलूंगा कि आप लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और आप लोगों को मैं कोई कमेंट भी नहीं कर रहा हूं। ये सारी जो चीजें होती हैं ये बेसिकली जो आप लोग की आर्मी और जो यहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो जो हरकतें करती हैं उनके बारे में बातें बोली जाती हैं, ठीक है। ट्विटर पर मैं कमेंट कर रहा था, ट्विटर पर भी मुझे याद आ गया एक पाकिस्तानी बंदे का कमेंट आया था, मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या बात की जा रही है, अभी फिलहाल यहाँ पर सिंध वाला जो एरिया हो गया, बेसिकली ये एरिया जो आप लोग देखिएगा तो ये सिंध का एरिया यहाँ पर जो कनेक्टेड ये कर रहा है, इसमें काफी सारे प्रोटेस्ट वगैरह अभी देखने को मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान में अभी यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, तो इमरान खान को बोला जा रहा है कि ये एक तरीके से पपेट है, तोता है मिलिट्री का। क्योंकि आप लोगों को याद होगा जिस टाइम पर 2018 में जीत कर आए थे, उस टाइम पर जो इनकी वाइफ है जो ऑलरेडी इनसे अलग रह रही है, उनके द्वारा भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि ये आर्मी का तोता है और आर्मी की वजह से यहां पर ये जीत कर आया, वरना ये जीत कर नहीं आता। तो फिर से पाकिस्तान के अंदर आज के डेट में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। इसी के साथ में फूड की शॉर्टेज कोविड-19 के ड्यूरेशन में काफी ज्यादा देखने को मिली। इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है वो एक ह्यूज लेवल पर पहुंच गई है। गैस के कनेक्शन तक लोगों को यहां पर प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं, उसमें से भी यहां पर कट किया जा रहा है, यानी कि लोगों को सिलेंडर अगर खत्म हो गए तो वो उनको यहां पर नहीं मिल पा रहे हैं। जुडिशरी पर काफी ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, पाकिस्तान में सारी चीजें अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में अगर बात करें, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है पाकिस्तान के अंदर वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रहा है। तो इसलिए एक नया फ्रंट यहां पर निकल कर आया जिसको बोला जा रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, यानी कि पीडीएम के नाम से एक नया फ्रंट निकल कर लाया गया है, जिसमें से पाकिस्तान की भी कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अभी जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी भी इसके साथ में ऐड कर रहे हैं, कई सारे मेंबर। तो यहां पर जो इमरान खान है उनकी समस्याएं बढ़ती यहां पर नजर आ रही है। तो कहने का मतलब घुमा फिरा कर ये कि जल्दी ही आप लोग कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा पाकिस्तान के अंदर, सिचुएशन कुछ ना कुछ आप लोगों को चेंज होती नजर आएगी। क्योंकि जो नई नई जनरेशन है वो अब यहां पर सामने निकल कर आ रही है, वो देख रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, इंप्लीमेंट चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो एक तरीके से प्रोडक्टिव और एक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव सोसाइटी देखने को मिल रही है। पर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में बस एक ही गाना गाते हैं कि इंडिया को कैसे हराना है, ठीक है। तो बार बार इनके मंसूबे जो है वो एक तरीके से फलते फूलते नहीं है, और इसी बात को यहां पर लेकर ये काफी ज्यादा एक तरीके से चीजों को एंटरटेन करते रहते हैं, बार बार कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया, पर लेकिन अपनी कंट्री के ऊपर फोकस नहीं है। तो ये वही लोग हैं जो हमेशा दूसरे की टांग खींचने पर रहते हैं और खुद नहीं पता है कि खुद का पैजामा ढीला हो रखा है, तो उसको पहले संभालिए, क्योंकि चाइना उसका नाड़ा पकड़े खड़ा हुआ है, किसी दिन खींच दिया तो नंगे हो जाएंगे। क्योंकि आज की डेट में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो चाइना के ऊपर काफी हद तक डिपेंड हो गई है। तो इसलिए कंडीशन यहां पर यह है कि इनको थोड़ा समझना पड़ेगा, अपनी कंट्री के ऊपर फोकस देखें, अपनी जनता के ऊपर फोकस देखें, प्रोडक्टिव सोसाइटी रखें, अच्छी एजुकेशन दे, इंप्लीमेंट के बारे में बात करें, इंडिया के साथ में लड़ झगड़ कर और ये फालतू की हरकतें कर, मतलब यूएन में जब भी जाएंगे एक ही बात दोहराएंगे कि जम्मू कश्मीर हमारा है, तो भैया ले लो, फिर तुम्हारा है तो कर लो, फिर क्या करना है। तो ये सिचुएशन आप लोग थोड़ा समझिए पाकिस्तान के साथ में। तो पाकिस्तान के अंदर ही हरकतें चल रही हैं, आप लोग थोड़ा सा एंटरटेन होते रहा कीजिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, फालतू की चीजों से डिस्टेंस बनाकर रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये आर्टिकल हालांकि मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ। अभी रिसेंटली क्या था तमिलनाडु के अंदर वो समझाता हूँ। तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर अभी रिसेंटली एक एक्टर है, ये आप लोगों के सामने है एक्टर, ठीक है, इनका नाम है यहाँ पर विजय सेतुपति, ठीक है। इनके द्वारा यहाँ पर मुथैया मुरलीधरन का रोल प्ले करने की कोशिश की गई थी एक मूवी में, जिसको 800 के नाम से पुकारा गया। तो ये जो मूवी थी यहाँ पर जब इन्होंने बोला कि इसका रोल प्ले करेंगे तमिलनाडु के एक्टर, तो यहाँ पर तुरंत तमिलनाडु के अंदर प्रोटेस्ट होने लगा जैसे ही टीजर रिलीज हुआ। तो जब प्रोटेस्ट होने लगा उसके चलते प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि इनको यहाँ पर ये मूवी जो है उससे बैकआउट करने की बात की जा रही है, यानी कि इसके ऊपर मूवी आगे नहीं बनेगी। अब देखते हैं बनती है फिर नहीं बनती है, वो सेकेंडरी चीज रहेगी। पर लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या ये सही है, वाजिब है? तो देखिए ये कितना वाजिब है उसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर जब मद्रास कैफे मूवी जो मैंने आप लोगों को बताई थी, ये आप लोगों ने शायद देखी भी होगी, इसमें तमिलनाडु के जो अंदर बेसिकली काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था जब ये मूवी रिलीज हुई थी। उस टाइम पर भी यहाँ पर इस मूवी को तमिलनाडु में नहीं रिलीज होने दिया गया था। तो ये जो इनके सेंटिमेंट्स हैं यहाँ पर वो हालांकि अपनी जगह है, पर लेकिन इसके चलते किसी और का जो करियर है उसके ऊपर कैसे उंगली उठा सकते हैं। मुथैया मुरलीधरन अपने एरिया के अपने एक काफी महान प्लेयर हैं, एक टावरिंग फिगर आप लोग इनको बोल सकते हैं श्रीलंका के अंदर। तो इनको इनकी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मूवी बनाने की कोशिश की जा रही थी कि श्रीलंका के अंदर जो है बेसिकली सिविल वॉर चल रहा था, और उस टाइम पर भी ये शानदार तरीके से अपनी बैटिंग कर रहे थे और एक अच्छे प्लेयर की तरीके से खेल रहे थे। तो वो चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है, इनकी लीडरशिप, इनकी
जो बेसिकली इनके द्वारा जो अचीवमेंट है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। आखिर यहां पर उसको सिविल वार के साथ में कनेक्ट कर इसको क्यों देखा जा रहा है, तो इंडिपेंडेंट फिगर की तरीके से उसको क्यों नहीं देखा जा रहा है, तो ये यहां पर समझ में आया, जो कि एक बोलने की कोशिश की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो यहां पर जो हम लोगों ने बात की थी राइट टू फ्रीडम के बारे में, अभी यहां पर जो एक्टर है उसकी राइट टू फ्रीडम को यहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है। हमारा संविधान जो है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक हम लोग को बताते हैं कि राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। अगर टोटल मिलाए तो 6 टोटल हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहले 7 थे, अब प्रॉपर्टी को वहां से हटा दिया गया है। तो राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करें तो दूसरे आर्टिकल में आता है। पहले में राइट टू इक्वलिटी आता है 14 से लेके 18 तक, दूसरे में राइट टू फ्रीडम आता है ये 19 से लेके 22 तक, तीसरे में आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यहां पर आता है आर्टिकल 23 24, इसी में राइट जो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बारे में आप लोग कई बार चीजें देखने को मिलती है, तो ये सेक्शन थोड़ा अच्छे से तैयार करके रखा कीजिए, क्योंकि रिलीजन के नाम पर कई सारी चीजें हमारी कंट्री में घटित होती रहती है। तो यूपीएससी आप लोगों से ये नहीं पूछेगी हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं क्या हो रहा है, वो पूछेंगे हमारा संविधान जो है वो राइट टू फ्रीडम रिलीजन के बारे में बात करता है, तो कहां पर किस आर्टिकल में किसके बारे में मेंशन कर रखा है, क्या ये लाइन जो लिखी है ये यहां पर हमारे संविधान में मेंशन है कहीं पर, या फिर किस आर्टिकल से रिलेटेड है, या फिर ये आर्टिकल किसके बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो हमारे संविधान में पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 35 से आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट नजर आते हैं, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आप लोगों को राइट टू रिलीजन के बारे में बात की जा रही है। कल्चर और एजुकेशनल जो राइट है ये 19-30 आप लोगों को देखने को मिलेगा। राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि एक तरीके से जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था, तो यह है आर्टिकल 32, किसके द्वारा बोला गया था, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग यहां पर याद रखना इसके बारे में। अब यहां पर जो बात की जा रही है आर्टिकल 19 के बारे में बात की जा रही है, और आर्टिकल 19 को अगर थोड़ा सा आप लोग डिटेल में देखिएगा तो यहां पर आर्टिकल 19 में जो बात की जा रही है प्रोफेशन के बारे में, तो आर्टिकल 19 के अंदर यहां पर जो 6 राइट लिखे हुए हैं कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, जहां पर जाकर रहना है, और प्रोफेशन। तो छठा यहां पर ये प्रोफेशन के बारे में बात करता है, तो यहां पर कहीं ना कहीं जो ये एक्टर है इसके फंडामेंटल राइट का यहां पर हनन हो रहा है, इसको इंडिपेंडेंटली इसका प्रोफेशन जो है वो फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को यहां पर समझ सकते हैं। तो यहां पर एक पर्टिकुलर जो टावरिंग फिगर है उसके बारे में यहां पर जनता को पता होना चाहिए, कैसी सिचुएशन से उभर कर उन्होंने बेसिकली अपनी लाइफ को आगे लेकर चला, और हम लोग यहां पर उस तरीके से इसको समझ रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ा समझिए। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, यहां पर 800 जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये 800 क्या है, यहां पर इनके द्वारा रन बनाए गए हैं या कुछ और काम किया गया है, जो आप लोग बताइए यहां पर इसके बारे में। थोड़ा सा अगर आप लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आप लोग जरूर जानते होंगे, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। आइए अब थोड़ा सा कोविड-19 के ऊपर नजर डालते हैं, कोविड-19 क्या चल रहा है और कोविड-19 के बारे में क्या माहौल बना हुआ है। तो यूएसए टॉप पर बना हुआ है, तो यहां पर सबसे टॉप पर यूएसए चल रहे हैं। ये यहां पर कितना, ये टोटल देखिए अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग देखिएगा तो 4 करोड़ के करीब यहां पर केस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जिनमें से लगभग 1 करोड़ जो है आप लोगों को अकेले यूएसए के अंदर नजर आएंगे, अगर पैटर्न जो है ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि फिर से नंबर ऑफ केसेस जो है हमारी कंट्री में ज्यादा देखने को मिलते थे। हमारी कंट्री में 80,000 90,000 तक केस आ रहे थे, पर हमारी कंट्री में नंबर ऑफ केसेस अब घट गए हैं, और यूएसए में फिर से बढ़ गए, यहाँ पर 50,000 के करीब डेली केस आ रहे थे, अब फिर से 74,000 यहां पर कल केस देखने को मिले। तो पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर है ब्राजील। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर मैं आप लोगों से बात करूं 3 करोड़ के करीब यहां पर लोग जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी यहां पर जान जा चुकी है। हमारी कंट्री में सबसे टॉप पर महाराष्ट्र, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर कर्नाटका, चौथे पर तमिलनाडु, और 5वें पर है उत्तर प्रदेश, 6वें पर केरला, 7वें पर दिल्ली, 8वें पर है वेस्ट बंगाल। तो हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 1,17,336 लोगों की जान जा चुकी है। ये भी संख्या घट गई है, पहले डेली लगभग 1000 लोगों की जान जा रही थी, तो ये भी एक पॉजिटिव साइड बोल सकते हैं। और बाकी ये ग्राफ आप लोग देखते हैं कि नीचे आता हुआ ही जा रहा है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि इंडिया ने जो पीक है क्या वो पास कर दिया है, अब हमारी कंट्री में जो चीजें वो घट रही हैं, तो क्या ये सही बात है, तो उसको यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के बारे में ये लिखा गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है यहां पर बार बार आ रहा है, और ये ऑर्गेनाइजेशन उस दिन से कोविड-19 चला है उस दिन से कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर इसको बोलते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, जो कि एक तरीके से काम करती है इंडिया में कोऑर्डिनेट करने का, प्रमोशन करने का, खासकर फॉर्मेशन के लिए जो बायोमेडिकल रिसर्च होती है उस फील्ड में। और ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड में भी, अगर आप लोग बात करें वन ऑफ द ओल्डेस्ट। यानी कि कब बनाया गया था इसको, जो बनाया गया था
1911 में बनाया गया था। जब इसको 1911 में बनाया गया था, इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, IRFA के नाम से इसको जानते थे। पर IRFA जो इसका नाम रखा गया था, आगे चलकर फिर लगा कि ये नाम सही नहीं है, तो फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो इसको जो यहां पर रीडिजाइन किया गया, इसका नाम फिर चेंज किया गया 1949 में। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से इसको जाने जाने लगा। यानी कि 1911 से लेके यहां पर ये 1949 तक यहां पर यही नाम रहा। इसके बाद में आगे चलकर इसका ICMR नाम कर दिया गया। हमारी कंट्री में ये जो बॉडी है, ये जो फंडिंग की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो यहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, तो इसके द्वारा यहां पर इसको फंडिंग किया जाता है। तो ये इंडिपेंडेंट है। कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस के अंदर लाए गए और कई सारे फील्ड में, खासकर बायोमेडिकल रिसर्च में हमारी कंट्री में ये काम करती है। बलराम भार्गव आज के डेट में यहां पर इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये जो बॉडी है कोविड-19 के फील्ड में कई सारे काम कर रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की अभी, जैसे यहां पर अगर मेडिसिन वगैरह बनानी है तो उस फील्ड में इसके काम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। खासकर इक्विपमेंट अगर बनाने हैं तो उसमें भी काफी लार्ज स्केल पर काम कर रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट तरीके से हमारी कंट्री में स्टडी कर रही है, काम कर रही है। इक्विपमेंट के फील्ड में बात करें हमारी कंट्री में आज के डेट में, तो 1.5 मिलियन तक अभी हमारी कंट्री में टेस्ट किए जा रहे हैं डे बाय डे। तो वो पॉसिबल हो पाया जो रिसर्च एंड स्टडी यहां पर अभी देखने को मिली है। एक आर्टिकल में इंटरेस्टिंग बात ये बोली गई है, आप लोगों को मैंने पहले बताया, जैसे कि बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये सही फैक्ट है। जब तक आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है किसी चीज को लेकर, आप लोग उस एरिया में काम करना स्टार्ट नहीं करते हो। अब यहां पर कोविड-19 ने इतना बड़ा प्रेशर डाल दिया ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर। तो इसके चलते जो यहां पर जो कई सारी हमारी जो साइंस के फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनका बेस्ट परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। कोई अलग अलग इक्विपमेंट बना रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग किसी न किसी तरीके के इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं, कोई किसी तरीके की रिसर्च करके सामने आ रहा है। तो ह्यूज लेवल पर यहां पर काम किया गया। तो इसके चलते यहां पर एक तरीके से ये जो चैलेंज सामने आया है, तो इसको चैलेंज के तरीके से लिया गया, ना कि प्रॉब्लम की तरीके से लिया गया। तो चैलेंज के साथ लड़ने की कोशिश की गई और इसके चलते हमारी कंट्री में एक प्रोग्रेसिव मूव देखने को मिला। हेल्थ सेक्टर को जितना इग्नोर किया जाता था, अब आगे आने वाले टाइम में हेल्थ सेक्टर को उतना इग्नोर भी नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव पार्ट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये बात की जा रही है ICMR, जो कि इस फील्ड में एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है और अपना रोल प्ले कर रही है। आइए अब आज का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जो आप लोग यहां पर अटेम्प्ट करने हैं। ये यहां पर मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, बहुत बात की जा रही है यहां पर केल कैनाल के बारे में। बोला जा रहा है कि 98 किलोमीटर लॉन्ग ये जो कैनाल है, ये फ्रांस में आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया है जो कैनाल है यहां पर, इसको 1895 में बनाकर कंप्लीट किया गया था। ये नॉर्थ सी को बाल्टिक सी के साथ में कनेक्ट करती है। तो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेते हैं, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो पहले आप लोगों को आंसर देना है, उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देखना है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आंसर जो है यहां पर आंसर है इसका बी, यानी कि स्टेटमेंट जो है वो बी सही है, फर्स्ट गलत है। क्योंकि यहां पर ये फ्रांस के अंदर नहीं, ये जर्मनी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग लोकेशन यहां पर देख सकते हैं। तो ये नीचे आप लोगों को जर्मनी देखने को मिल रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया जर्मनी। तो जर्मनी का जो ये पर्टिकुलर रीजन है, यहां पर ये कैनाल आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि नॉर्थ सी को यहां पर बाल्टिक सी के साथ में कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले आते हैं। तो अगर आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा तो आप लोग कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी देख सकते हैं, ऊपर यहां पर डेनमार्क हो गया, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अपनी कंट्री के साथ में अगर कंपेयर करें तो कहां पर हो गया, तो ये होगी अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को ये कहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओके। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर किसी भी तरीके से आप लोग यहां तक लेक्चर को देख चुके हैं तो आप लोग लेक्चर में फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना। डिसलाइक क्यों गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यूएन का जो आप लोग का आर्टिकल बच गया है, उस आर्टिकल को फिर देखूंगा संडे में, सोच रहा था थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर दूं। तो उसके अच्छा सा टाइम लेकर उसको संडे में या फिर सैटरडे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि डिटेल में उसके बारे में फिर से मैं एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। सारे लेक्चर जितने भी आज तक लिए उनकी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। और यहां पर आप लोग वीर तालियान के नाम से सर्च कर सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।